जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो देखिए, कल सूचना तो जैसी कि मिली थी, मैंने आपको बताया भी था। अब 100% तो भाई कोई चीज़ श्योर नहीं होता है, लेकिन 100% के इंतजार में हम लोग बैठे भी नहीं रह सकते हैं। पढ़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, बाकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। पढ़ाई करते रहते हैं तो नो डाउट जितना भी एलटी का तैयारी 2 साल से ये सीन चल रहा था, उस दौरान एलटी की वैकेंसी आई हो चाहे ना आए हो, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स हुए अदर स्टेट्स में, उनमें काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए। अब यूपी की बात करें तो यूपी में जान रहे हैं एलटी का बहुत दिन से विवाद लटका हुआ था, और अभी भी जब तक पूरा श्योर ना हो जाए, जैसा कि कल तो भाई ऑफिसर्स ने बताया कि हाँ विवाद, हड़ता विवाद खत्म हो गया है, जरूर ठीक है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक थोड़ा सा भरोसा कम हो पाता है, भरोसा कम हो पाता है। लेकिन हाँ, 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो ये नहीं कि कल ही आ जाएगी आपका फॉर्म और तुरंत एग्जाम हो जाएगा। वो खींचते खींचते 1-1.5 साल तो खैर लगाएंगे ही लगाएंगे। जब यूपी 2022 में हुआ, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी अभी चल रहा है कि अक्टूबर में होगा कि नवंबर में होगा, संभावना ही जताया जा रहा है। लेकिन पढ़ाई हमें करनी ही पड़ेगी। विवाद जो कुछ विषयों का था बहुत, वो अलग अलग सर आपको आके बताएंगे किस सब्जेक्ट में क्या विवाद था और क्या क्या उसमें हुआ है। मैथ्स में अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ्स में कोई विवाद नहीं था, मैथ्स एकदम अविवादित था। उसमें क्या था, तो वैकेंसी के बारे में मैं पुराना ही दिखा, चल क्यों नहीं रहा है ये देखिए है आपका। तो मैथ्स में कहीं कोई समस्या नहीं थी, मैथ्स में केवल मैथ्स की फिलहाल बात करूंगा, अलग अलग सर आएंगे अलग सब्जेक्ट में। तो ये आपका असिस्टेंट टीचर मैन एंड वुमेन मैथ्स के लिए, तो मैथ्स का क्या था, बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरा बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब मैथ्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब मैथ्स से ग्रेजुएशन चाहे आप बीए किए हो चाहे बीएससी किए हो, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं होता, बस मैथ्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट के रूप में। मतलब मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री है कि क्या है, या आर्ट सब्जेक्ट से मैथ्स है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। जहां अगर होता तो साइंस में लिखा रहता है कई जगह कि मैथ्स के साथ फिजिक्स भी होना चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब होना चाहिए। तो एलटी ग्रेड में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है पात्रता के लिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब बीएड होना चाहिए, मैथ्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस दो चीज की जरूरत है, तीसरे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज एक सीन आ गया कि बी प्लान हमेशा आपको तैयार रखना पड़ता है। मतलब केवल अब एक वैकेंसी पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हमारे लिए हो जाता है। कहीं कहीं कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अटक जाता है, ठीक है, कहीं आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, अटक जाता है। जैसे बिहार में ही, इधर आप 1.5 साल से तो बाहर आई हुई है बीपीएससी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5 की भी चर्चा चलने लगी, अभी चर्चा ही है, लेकिन टीआरई 4 तो कंफर्म हो ही गया हमारा। लेकिन वो भी क्या है, बिहार में 20 साल बाद आया है, 20 साल बाद। यूपी में हर एग्जाम लटक जाता, पंचवर्षीय योजना के हिसाब से चलता है, लेकिन यहां पंचवर्षीय योजना के यहां तो 2 पंचवर्षीय योजना पूरा होने वाला, यह 18 का ही नोटिफिकेशन है। उसके बाद यह दिन नहीं आया है कि फिर से मैं नया नोटिफिकेशन पढ़ सकूं। अब ये दिन कब आएगा, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 1 महीना बाद आ जाए। जैसा कि कल ऑफिसर्स ने बताया कि हाँ विवाद तो कोई नहीं रह गया सब्जेक्ट में, लेकिन द्विस्तरीय परीक्षा यानी प्री और मेंस के लिए नियमावली जो है, सर्विस रूल जो है, उसके लिए शासन को लिख करके भेजा गया है। जब भी शासन उधर से आदेश दे देता है, आपका नोटिफिकेशन, मतलब आज शासन आदेश दे दे, कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, 6 महीना बाद देगा तो 6 महीना बाद आएगा। अब ये शासन लोक सेवा आयोग से तो यही सूचना प्राप्त हुई कि ये काम अहर्ता विवाद से रिलेटेड सारी चीजें अब कुछ रह नहीं गई हैं। अब ऑफिसर्स की बात पे भरोसा ना करे तब किसकी बात पे भरोसा करे, किसकी बात, उन्हीं की बात पे भरोसा किया है भाई। जो गवर्निंग बॉडी है, जो वहां देखते हैं, उन्हीं की बात पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। अब वो भी हो सकता है आंदोलन टालने के लिए, बवाल टालने के लिए भाई कर दें, चलो भाई इतने लोग सिर पे खड़े बोल दो, हाँ खत्म हो गया है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक 100%
हम भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बिना पे हाथ धर के बैठ जाएं तो ये भी चीज अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई तो आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी, अगर इस फील्ड में है तो, इस फील्ड में रहना है तो पढ़े रहेंगे। सिलेबस एलटी का अगर बात करें मैथ्स का, तो वही आपका 11-12 का और 15% के आसपास ग्रेजुएशन का है। कुछ टॉपिक्स गए उसके लिए अलग से मैंने पहले ही बनाया, फिर एक नए सिरे से ही बना दूंगा। बाकी मैथ्स के बैचेज के लिए है तो 15 अगस्त के आसपास आपका स्टार्ट होगा। 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अगर तैयारी करना है तो। अगर नहीं है तब तो फिर आराम से जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या जो भी करिए मन लगा के करिए। जो भी काम करना है आपको मन लगा करके करना ही होगा। नहीं, मैथ्स एज ए सब्जेक्ट है। अगर 2 साल से भी मैथ्स अगर किसी ने पढ़ा है तो मैथ्स में ग्रेजुएशन माना जाता है। कहीं यहां नहीं, नोटिफिकेशन में फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, ये बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, ये मेरा नहीं है, 18 में जो आई थी वैकेंसी वही ओरिजिनल ही आपका नोटिफिकेशन ही मैं पढ़ रहा हूं। देखिए हिंदी का है, असिस्टेंट टीचर मैन में इंग्लिश का है, उसका तीसरे नंबर पे मैथ्स का। बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये कहीं नहीं लिखा है कि तीनों साल मैथ, जैसे केवीएस में आता है, ईएमआरएस में आता है, तो वहां बकायदा लिखा रहता है कि तीनों साल आपका मैथ्स होना चाहिए और साथ में फिजिक्स होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपका 2 साल भी मैथ्स है तो वो मान्य होता। मैथ्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो अगर 2 साल भी मैथ्स है तो आप मैथ्स से ग्रेजुएट मांगने जाते हो। और साथ ही साथ बीएससी नहीं, बीए भी जो मैथ्स से किया वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो वही चीज आपको यहां, और दूसरा जो है सीटेट वगैरह का भी इसमें कोई लफड़ा अभी तक तो फिलहाल नहीं है आपका। यहां साफ साफ बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मैथ्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बस 2 चीज है, तीसरे और किसी चीज की जरूरत फिलहाल आवश्यकता नहीं है। बाकी बायोलॉजी के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको अलग अलग सर जिनका जो सब्जेक्ट हुआ करके बताएंगे। तो बड़े भाई को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, डॉक्टर सुमन सिंह सर को, जो बायोलॉजी के बारे में चर्चा करें। सर थैंक यू सर, थैंक यू। खुशियां आती हैं कभी कभी तो हर तरफ से आ जाती हैं। एक खुशियों की शुरुआत है और एक खुशियों की फुहार है। बरसात का मौसम है, सावन का, उसमें ये छोटी सी खुशी मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के बारे में, ये देखिए बायोलॉजी यहाँ दिया हुआ है, असिस्टेंट टीचर मेन वुमेन बायोलॉजी। इसमें देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री विथ जूलॉजी एंड बॉटनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। आपका बीएससी में जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। अगर आपने जूलॉजी बॉटनी 2 ही साल पढ़ा तब भी आप एलिजिबल हैं, वो उसमें कोई भ्रम नहीं। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम होता है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, हम लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, वहाँ क्या होता है 3 सब्जेक्ट होते हैं और 3rd ईयर में चल के 2 सब्जेक्ट होते हैं, 1 सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो तीनों सब्जेक्ट से आपका बीएससी माना जाता है, उसमें कोई भ्रम नहीं होता। और जैसे ये लिखा कि जूलॉजी या बॉटनी या इक्विवेलेंट का मतलब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो प्लांट साइंस और एनिमल साइंस भी पढ़ाती हैं, तो वो प्लांट साइंस लिखती हैं तो ब्रैकेट में बॉटनी लिख देंगी, और वो एनिमल साइंस लिखेंगे तो ब्रैकेट में जूलॉजी लिख देंगी। हमारे यहाँ एक बीना गंगवार सेलेक्ट हुई थी, जीआईसी में उनका चयन हुआ था, मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था। उनका जो सिलेक्शन हुआ था जीआईसी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हुआ था, और उनका जो था कि एनिमल साइंस में वो जो है पीजी थी। तो आयोग ने कहा कि भैया आपका सीधे सीधे जूलॉजी तो नहीं लिखा है, आप लिखवा लाइए यूनिवर्सिटी से तो हम मान लेंगे। तो वो अपना गई यूनिवर्सिटी में, एचओडी से मिली और फिर वाइस चांसलर वहाँ एक उन्होंने लिख के दे दिया कि एनिमल साइंस ब्रैकेट में जूलॉजी, तो फिर उनकी वो नौकरी कंफर्म हो गई। केवल आयोग ने कहा कि आप लिख के दे दीजिए। इसके साथ देखिए यहाँ लिखा है बीएड और इक्विवेलेंट, तो आपको जूलॉजी बॉटनी में बीएससी और बीएड होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सूचनाएं मिली हैं अभी हमारे बीएम सर ने बताया भी कि अब की बार प्री और मेंस होगा। जो पिछले 2018 में ये फॉर्म आया था, 2019 में हमारे तमाम बच्चे सेलेक्ट हो गए थे और हमारे जूनियर भी कई थे जो लंबे समय से इंतजार
इंतज़ार कर रहे थे नौकरी के लिए, वो सब सेलेक्ट हो गए थे। मैं वादा करता हूं आपसे कि जो बच्चे हमारे पुराने हमसे लगातार लगे रहे हैं, अगर ये वैकेंसी जल्दी आ गई तो किसी को निराशा नहीं मिलेगी, मैक्सिमम बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो समझिए कि झोली भर जाएगी सुमन सर की बायोलॉजी और प्लस आपका जीआईसी आ जाएगी, तो दोनों में तमाम नौकरियां लोग पा जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि टीचर्स एकेडमी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ बायोलॉजी में 2 टीचर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। मैं बॉटनी वाला पोर्शन देखता हूँ और हमारे डॉक्टर सिन्हा सर जूलॉजी वाला पोर्शन देखते हैं। ये जोड़ी लगातार 25 साल से काम कर रही है। 25 साल से हम जुड़े हुए हैं, कभी बिसरे नहीं और न आगे बिसरेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, काम करेंगे। दोनों लोगों के एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और पिछले बार केवल एक एग्ज़ाम था जहां 150 सवाल थे, 120 सवाल में 60 बॉटनी के, 60 जूलॉजी के, 30 जीएस का था। इस बार प्री और मेंस है, मुझे लगता है कि सवाल 150 ही होंगे। वो पहले बार 150 होगा, अगले बार में हो सकता है कि 120 या 150 करें, लेकिन खुशी की बात है मेंस है, खुशी की बात है ऑब्जेक्टिव है। बस इतनी बातें करनी थी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, बायोलॉजी का एक नया बैच लेके आएंगे हम। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है 92 आपका 96959237, क्या है 9 रुके, एक नंबर दिया गया है 9628959237। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे सत्या सर हैं जो बड़े तेज मुस्कुराए, गलत फ़ोन नंबर हो गया तो हैं, वो वायरल मैन है भैया, मुस्कुरा लें, मौका उनका है। थोड़ी सी मैं कमेंट ले लेता हूँ। चलिए, कोई कमेंट वाला, फिजिकल एजुकेशन भी चेंज होगा क्या? बायो में तो कुछ चेंज नहीं है। चलिए, निधि सिंह खुश रहिए। और सब लोग अपना अपना चर्चा करेंगे। सर एलिजिबिलिटी बता दीजिए। बता दिया हमने अपनी, और फिर आएंगे। कौन? चलिए, साइंस के लिए डॉक्टर महेश सर और इंजीनियर मुस्तफ़ा सर आएंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे साइंस के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स पर एलिजिबिलिटी की दिक्कत है, 6-7 सब्जेक्ट, जिसमें खुशी की बात यह है कि साइंस का सब्जेक्ट उसमें एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहा है। और बाकी अगर हम सब्जेक्ट अपने साइंस की बात करें, जो 2008 में नोटिफिकेशन आया हुआ था, उस नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है हमारे पास साइंस का। आई थिंक अब विजिबल हो रहा होगा आप सभी लोगों को। देखिए, ये लिखा हुआ है ना, असिस्टेंट टीचर मेन वोमेन साइंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा बीएड भी हमारे पास होना चाहिए। बस इतनी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर 2 साल तो कम से कम हो गई होगा, है ना। जरूरी नहीं फाइनल ईयर तक मैथ छोड़ दिया हो आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री रखा हो, या कुछ और छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री रखा हो। आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किसी भी साल में फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट एज ए होना चाहिए, साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो साइंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और आने वाले समय में अभी फिलहाल इन 7 सब्जेक्ट्स जो जिन पे चेंज करना है अर्हता विवाद, उसमें साइंस का तो नाम अभी उठ के नहीं आ रहा है, ठीक है। और नॉर्मल ये हमारे पास चीज़ें हैं, और जो भी इसमें और क्वेश्चन है तो देखिए हर एक का बता दिया जाएगा। कंप्यूटर के सर भी हैं, उनका भी बताया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के सर भी हैं, वो भी अपना आएंगे, बताएंगे। हर टीचर अपना इंडिविजुअल अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। और बात अगर हम लोग सर साइंस की कर लेते हैं, तो साइंस में क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं उसमें आपके पास दोनों है। फिजिक्स के क्वेश्चन मुस्तफ़ा सर अपने कराएंगे, और उसमें साथ साथ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, ठीक है। और साइंस में एलटी का जो पेपर हो रहा होता है, आप सबको पता है कि ये टीजीटी पीजीटी से काफ़ी अलग पेपर हो रहा होता है। इसमें कोई लेना देना नहीं होता टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत अप्लाइड पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस हो रहे होते हैं, ठीक है। बाकी 15 अगस्त से जो बैच चलेगा हमारे पास, और उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है, जैसा कि सुमन सर ने बता के गया कि प्री और मेंस, जो जिसने पहले कभी प्री मेंस पैटर्न पे पेपर अगर नहीं दिया हुआ है, जिसने जीआईसी का लास्ट टाइम पेपर दिया था, सेलेक्ट हो गए, नहीं भी हुए जो, उनको तो ठीक है, एक्सपीरियंस है। बट जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि प्री और मेंस होने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है, जैसे जीआईसी में मेंस तो सब्जेक्टिव होता है, बट हो सकता है यहाँ पर जो मेंस हमारे पास होगा वो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और प्री है, प्री तो हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑप्शनल टाइप का ही होगा, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम चांस है कि जो पेपर का क्राइटेरिया है, पैटर्न का क्राइटेरिया है, वो बदल जाए।
जाए प्री मेंस में। अगर ये बदलेगा तो जाहिर सी बात है पेपर को सॉल्व करना, तैयारी करना एलटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट का हो, स्पेशली साइंस का अगर है तो किस तरीके के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके प्री में पूछे जाएंगे, किस लेवल तक। मेंस अगर शामिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है प्री से ऊपर लेवल का मेंस के क्वेश्चंस आने वाले हो रहे होंगे। तो चेंज तो जरूर आएगा इस बार एलटी का, चाहे स्टूडेंट्स नए तैयारी करने वाले हों चाहे पुराने ही तैयारी करने वाले हों, दोनों को इक्वल लेवल पे चलकर ही तैयारी करनी पड़ेगी अगर साथ में तैयारी करनी है, अगर प्री मेंस लागू हो जाता है तो। ठीक है, बाकी सारी बातें हो गई हैं हमारे पास। ठीक है, नहीं सीटेट के लिए भी कोई इसमें बाध्यता नहीं रखी गई है फिलहाल। एलटी के लिए सीटेट की कोई बाध्यता इसमें नहीं रखी गई है, सिर्फ बीएड चाहिए आपके लिए और साथ साथ आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए होता है साइंस के लिए। ठीक है, तो आपका रहा बीएड तो साथ में हमारे पास है ही है। इसके अलावा अगर बैच आपका फिलहाल अभी तो 96 28 95 92 37 पर और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बैचेज हमारे जो शुरू होंगे वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किए जाएंगे। मुस्तफा सर भी कुछ अपनी बातें रखेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री को आप समय को लेकर डील करेंगे। आइए सर। देखिए एलटी की चर्चा हो रही है, यूपीएलटी की। अभी तो उसकी कुछ ऐसी सूचना तो आई नहीं, लेकिन ये है कि उम्मीद पूरी है कि इस साल होने की उम्मीद लग रही है। तो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता है, और एलटी में आपको पता है कि फिजिक्स और मैथ्स ही रहता है। ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए 2 साल आपने कम से कम ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, जरा 2 मिनट रुकिए। दो मिनट रुकिए, सिर्फ 2 मिनट रुकिए। चलिए, आई थिंक अब आवाज आप लोगों को ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है ना? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैं भी बता रहा था कि प्री में आपका सिलेबस तो आपने देखा होगा, और मेंस में थोड़ा सा एडवांस तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा हाई लेवल की आपको तैयारी करनी है, और इसमें क्योंकि स्टूडेंट बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो अगर कंपटीशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है तैयारी भी बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो बस इतनी ही थोड़ी सी चर्चा करनी, बाकी किसी दिन टाइम निकाल के एक सिलेबस पे एक थोड़ा सा वीडियो बना देंगे और ये बता देंगे कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। चलिए फिर हम बुलाते हैं अपने सत्या सर को, जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। धन्यवाद सर। तो आप सभी लोगों को सारी जानकारी तो आपको मिल ही गई है। एलटी की वैकेंसी का इंतजार तो लगभग बहुत लंबे समय से चल रहा है। कई बार पेपर में आया वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आज जैसा कि बीएम सर ने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे। पेपर 2 चरण में है आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पेपर का सिलेबस तो आप देख ही रहे हैं, सेकेंड पेपर में नो डाउट कुछ चेंजेस होंगे, 100% होंगे। वही सिलेबस डिक्टो तो होगा नहीं। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है कि हिस्ट्री सोशल साइंस में, तो अगर सोशल साइंस की हम बात कर ले तो इसमें क्लियर बता दिया गया कि क्या इसमें चेंजेस हैं। चेंजेस कुछ नहीं है, सीधे सीधे लिखा असिस्टेंट टीचर ऑफ सोशल साइंस, बैचलर डिग्री विथ द लीस्ट एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट एमॉन्ग द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। मतलब 4 विषय जो आपके होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपके इसमें से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। साथ ही साथ बीएड की डिग्री हो। एज का तो जो होता है वही 21 से 40 साल तक है, बाकी जो रिजर्वेशन है उसके बिहार पे मिलता है। सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है। चेंजेस सिर्फ इतना है कि प्री और मेंस होगा,
और सर ने जैसे कि बताया कि अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट अप्लाइड क्वेश्चन तो रहेंगे ही, क्योंकि भैया सीधे फैक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। अब क्लास 9-10 की एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपको अप्लाइड आपको से मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइड क्वेश्चन तो नो डाउट आपको मिलेंगे ही। तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी शायद, नहीं ऐसा कुछ नहीं है निगेटिव मार्किंग। हाँ निगेटिव मार्किंग जी बिल्कुल, अंचल गौतम जी कह रहे हैं सर निगेटिव मार्किंग रहेगी, तो बिल्कुल। तो ये रोहित सर भी फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। तो निगेटिव भाई अब प्री मेंस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फाइट तो होगी ही। तो इसमें एक फायदा ये है कि जो नए बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी सिलेबस देखे होंगे, जो पुराने बच्चे उनको तो अनुभव होगा ही, पेपर दिए होंगे लेकिन प्री और मेंस जब होगा तो यानी इस जगह पे सभी छात्र एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। तो एक नई अपॉर्चुनिटी है। अगर आज ऐसी बात हुई है, अधिकारियों ने कहा है कि भैया सब योग्यता विवाद समाप्त हो गया है, बाकी सरकार का आदेश जिस दिन आएगा उस दिन हो जाएगी। अब देखते हैं सरकार कल चाहे तो कल डिसीजन ले ले, कल वैकेंसी कर दे, 6 महीने बाद चाहे तो 6 महीने बाद कर दे, लेकिन तैयारी आपको पूरी रखनी है। तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि बिना तैयारी के मैदान में उतरना तो मूर्खता कहलाती है। तैयारी बनाए रखिए। तो हम लोग 15 अगस्त के जो पावन अवसर आ रहा है उस पर आप सभी विषयों के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी है, कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं, तो आपका बैच ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है। कॉल अगर बिजी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। हिंदी का भी अमरीश सर आपको बताएंगे, ठीक है। हिंदी का भी अमरीश सर बताएंगे, फिजिकल का बताएंगे, ठीक। कंप्यूटर से भी हाँ साहिल जी कंप्यूटर के सर आ रहे हैं, वो आपको सारी जानकारी देते हैं, ठीक है। चलिए सर। हेलो दोस्तों, मैं अमिताभ सर आपका टीचर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, ठीक है, तो कॉमर्स में अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर, इसमें देखो क्या चीज़ है कि अगर हम कॉमर्स में बात करते हैं तो इसमें आपका बीकॉम यानी कोई भी और प्लस बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। बीकॉम प्लस बीएड, और ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका किसी में बच्चों की क्वेरी आती है कि आज सर इंश्योरेंस है तो चलेगा कि नहीं, क्योंकि बीकॉम में क्या है, ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, बीएड जो है वो आपका कॉमर्स से होना चाहिए, ठीक है। बीएड क्या होना चाहिए, कॉमर्स से होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारा प्री एंड प्लस मेंस है, ठीक है, तो इसमें मैं 2 पर्टिकुलर सेक्शन लूंगा। एक होगा इंटरमीडिएट का सेक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट का सेक्शन, एंड प्लस ग्रेजुएशन का सेक्शन। क्योंकि कॉमन सी बात है, जो हमारा पर्टिकुलर एलटी की बात कर रहे हैं, सिलेबस बहुत ही डाउन है, लेकिन मतलब उतना हायर लेवल का नहीं है, लेकिन जो भी हमारा पर्टिकुलर अगर हम देखते हैं, जैसे ऑडिटिंग हो गया, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और फिर उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, ये पर्टिकुलर आपका किस में जाएगा, मनी एंड बैंकिंग। ये 3 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन पोर्शन से एलटी ग्रेड के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो और बाकी अनदर के लिए जो मतलब डिटेल वीडियो चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेबस वीडियो या स्ट्रैटेजिक वीडियो मैं ला दूंगा। और हाँ, 15 अगस्त से पर्टिकुलर कॉमर्स का, ठीक है, कॉमर्स का एलटी ग्रेड का बैच स्टार्टेड है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, जो हमारे संस्था के नंबर दिए गए हैं उस पर आपको कॉल या फिर मैसेज कर लेना है। सर बीएड कंपलसरी, हाँ बीएड कंपलसरी है। और कॉमर्स के लिए क्या हुआ है सर, जी कंप्यूटर के बारे में जो टीचर आ रहे हैं बता रहे हैं, और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी सर बता रहे हैं हमारे रोहित सर हिंदी और इंग्लिश के लिए।
हाँ, अब अमरीश सर बताएंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, और बाकी अमरीश सर की। नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। एलटी ग्रेड की अर्हता का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अभी जैसे कि कुछ सूत्रों के मुताबिक से यह पता चला है, या एक दो दिन के अंदर आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा कि जो एलटी ग्रेड की अर्हता विवाद थी, वह एलटी ग्रेड की अर्हता विवाद समाप्त हो गई, या समाप्त होने के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे है। यह कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड की जो भी अर्हता विवाद थी, जितने भी सब्जेक्टों पे थी, वह हटा दी गई है। तो हम तो बाकी सब्जेक्टों की बात नहीं, हम तो बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन की। तो अगर हम फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें, फिजिकल एजुकेशन का चर्चा करें, तो जो फिजिकल एजुकेशन में अर्हता विवाद थी वो क्या थी? तो देखिए, यूपी टीजीटी की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो था अभी तक, उसमें क्या था कि उसमें जो यूपी टीजीटी की अर्हता थी, यूपी टीजीटी की जो अर्हता थी, वो अर्हता ये थी कि जो डीपीएड हो, जो सीपीएड हो, वो और जो बीपीएड हो, वो सारे लोग क्या कर सकते थे? वो सारे लोग यूपी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए, एलटी ग्रेड में, तो एलटी ग्रेड में क्या अर्हता थी कि 2018 से पहले तक तो डीपीएड को एलिजिबल किया गया था, सीपीएड को एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल किया गया था। लेकिन 2018 में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई, उसमें क्या हुआ कि उसमें से डीपीएड को बाहर कर दिया गया। तो इसी को लेके अर्हता विवाद चल रही थी। जो लोग डीपीएड थे वो लोग गए और उन्होंने ये कहा कि भाई, हम तो जगह सेम टीजीटी वहां भी है, टीजीटी यहां भी है, तो आखिर आप केवल क्या है, केवल आप एक जीआईसी में लेक्चरर बनाएंगे और एक कहां करेंगे, एक आप माध्यमिक स्कूलों में। तो इसमें अंतर क्या है तो दोनों 10+ आपका 9 to 10 के ही टीचर। तो इन्हीं सब मुद्दों पे, तो इसी सब बातों पे आयोग घिरी हुई थी। आयोग बहुत दिन से डिसाइड नहीं कर पा रही थी। कुछ सूत्रों से पता चला है कि यह विवाद अब समाप्त हो गया है, और देखते हैं, अभी पुख्ता सबूत तो नहीं आया है। जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाता तब तक हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कुछ हलचल समझ में आ रही है वह यही है कि ये जो अर्हता विवाद है यह समाप्त हो गई है। थैंक यू। तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड और जैसी प्रवक्ता के नए मानदंडों की। जी आप जानते हैं कि परीक्षा 2 स्तर में आयोजित करवाई जाएगी, प्री और मेंस। इसका सिलेबस जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। परीक्षा का पैटर्न लगभग तय हो गया है कि पहला जो पेपर होगा यानी प्री, वो आपका क्वालिफाइंग होगा मेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, जिसमें जीएस और आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। दूसरा पेपर आपका होगा मेंस का, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, और वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का, और एक दूसरा पेपर हो सकता है जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध आपसे लिखित रूप में करवाए जा सकते हैं। बहरहाल जल्दी ही इसका फाइनल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और पाठ्यक्रम भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे 7 विषयों के अर्हता विवाद को लेकर। 7 विषयों में एक बड़ा विषय है हिंदी। 2018 में जब एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति आती है तो उसमें माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड के हिंदी विषय के जो अर्हता है उसमें काफी अंतर देखने के लिए मिला। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में अगर आप टीजीटी हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपकी 12वीं में संस्कृत या ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं, साथ में बीएड होना चाहिए। लेकिन एलटी ग्रेड की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, और एलटी ग्रेड में एक बहुत खास बात है कि 12वीं में ही संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन की संस्कृत मान्य नहीं होती है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या योजना रखेंगे, उसकी बात करते हैं। तो एलटी ग्रेड में जो परिवर्तन किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, क्या विवाद था? दरअसल ये मामला हाईकोर्ट तक चला गया। हाईकोर्ट से भी कहा गया कि आयोग ने जो नोटिफिकेशन में मानदंड रखा था वही मानदंड रखा जाएगा, जिसकी वजह से 300 के करीब सीटें अभी भी रिक्त हैं, हिंदी में भरी नहीं गई हैं।
वो लोग क्वालिफाई तो किए थे, लेकिन उनका जो फाइल है वो आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि वो अपनी पूरी योग्यता को पूर्ण नहीं कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड की योग्यता क्या होने वाली है साथियों, क्या रहेगी एलटी ग्रेड की योग्यता। उसके पहले बता दें कि एलटी ग्रेड हिंदी का बैच जो है और जीआईसी प्रवक्ता हिंदी का जो बैच है वो प्री और मेंस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप चाहें तो हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं जो कि 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। 15 अगस्त से एलटी ग्रेड का प्री कम मेंस बैच स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपको जीएस भी पढ़ाया जाएगा और अगर सामान्य हिंदी और निबंध का भी पेपर ऐड किया जाता है तो वह भी आपको यहां पढ़ाया जाएगा। यानी कि पूरी तैयारी आपकी यहां पर करवाई जाएगी, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे भारत भर में कोई भी राज्य हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सबसे ज्यादा चयन टीचर्स एकेडमी देती है। तो आप कैसे अपनी योग्यता जाने, तो योग्यता के लिए अंतिम बार समझ लीजिए कि आपका स्नातक में हिंदी कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए। स्नातक में हिंदी 3 वर्ष हो या 2 वर्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी जो होना चाहिए वह मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, आपका वो एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपके 12वीं में संस्कृत होनी चाहिए, 12वीं में संस्कृत होना चाहिए और आपका बीएड भी होना चाहिए। तो साथियों एक चीज आप जान लीजिए कि बीएड आपका जो है वह कितने साल का हो उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, कितने भी साल का बीएड है। बहरहाल अभी तो 2 और 4 साल के बीएड हैं, तो बीएड वो कितने भी साल का बीएड होना चाहिए। स्नातक में हिंदी कम से कम 2 या अधिकतम 3 वर्ष या जितना भी कर ले, और 12वीं में संस्कृत होना चाहिए। बीए में संस्कृत है, एमए में संस्कृत है, उससे कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। परसेंटेज का कोई मानदंड यहाँ तय नहीं है, केवल पास होना आपके लिए जरूरी है और यहाँ पर सीटेट या टेट भी अनिवार्य नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है एज को लेकर, क्योंकि वैकेंसी जो है वो लगभग 5 साल से 6 साल बाद आ रही है, तो 6 साल में बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे। तो उनके लिए हम लोग नई योजना बना रहे हैं जिससे आपको अवगत कराएंगे। इसी तरीके से जीआईसी प्रवक्ता हिंदी की योग्यता की बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता हिंदी में स्नातक में आपके हिंदी होनी चाहिए और हिंदी के साथ आपकी संस्कृत होनी चाहिए। क्या ये अनिवार्य है? नहीं। देखिए स्नातक में हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन हो या ना हो, लेकिन संस्कृत यहां जरूर होनी चाहिए और आपका जो पीजी है, पीजी में आपकी हिंदी होनी चाहिए। तो पीजी में हिंदी होनी चाहिए और संस्कृत आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। यहाँ 12वीं से आपका काम संस्कृत से नहीं चलने वाला है और इसके साथ साथ आपको बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। बीएड अगर रहेगा तो उस पर आपको वेटेज मिलेगा, अधिमानी योग्यता है बीएड, जबकि वो अनिवार्य योग्यता नहीं है। तो कुल मिलाकर परसेंटेज न तो पीजीटी में चाहिए, न तो एलटी में चाहिए, सीटेट टेट नहीं चाहिए और 12वीं में संस्कृत चाहिए अनिवार्य रूप से एलटी के लिए, और जीआईसी प्रवक्ता के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत चाहिए अनिवार्य रूप से, और यहाँ परसेंटेज का भी कोई मामला तय नहीं है। तो ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आप सब क्लियर हैं, समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपके लिए बहुत बेहतरीन सी एक बात, कल आपके लिए खुशी की बात हो चुकी है कि एलटी ग्रेड की जो अर्हता विवाद था वो समाप्त हो चुका है। आज आपके सामने मैं एक बहुत सुंदर बातें बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो लैंग्वेज से ग्रेजुएट हैं और आपके लिटरेचर से ग्रेजुएट हैं, इन दोनों के सेगमेंट पर कई बार ये बच्चों में एक माइंडसेट बनता है कि सर अगर हमने लैंग्वेज ले रखी थी तो क्या लिटरेचर के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं? बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं हो सकते। रही बात इसकी कि अगर लिटरेचर से हैं तो लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज से जो है ग्रेजुएशन करी है तो लिटरेचर के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो सकते। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन और बीएड
आपके उत्तर प्रदेश में आप ग्रेजुएशन किए हों और बीएड किए हों, हालांकि परसेंटेज का सीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना मान के चलो कि 50 प्लस कम से कम आपके पास परसेंटेज होने चाहिए। हालांकि ये भी बात है कि अगर 50% से नीचे है तो फिर वो जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं ना, उसमें फिर दिक्कतें खड़ी होती है, इसलिए 50% आपको अनिवार्यता आप मान के चलो इसको। एज की बात करें तो 21 से 40 साल तक, यानी कि आप मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 वर्ष होगा। एक बात बड़ी नोट कर लीजिएगा कि ग्रेजुएशन फ्रॉम इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपके 3 साल में इंग्लिश होना जरूरी है। याद रखिएगा, ये एक बड़ी क्लियरेंस की बात मैं कर रहा हूं कि फाइनल ईयर में, यानी जो इंग्लिश से आप ग्रेजुएशन किए हैं, वो फाइनल ईयर में आपके इंग्लिश होना जरूरी है, तब आप एलटी ग्रेड के फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। अभी तक की बात है, बाद में जब नोटिफिकेशन आता है या जब उसकी आपकी जब फॉर्म वगैरह पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन आते हैं तो उस समय पर चेंजेस हो सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब रही बात इसमें कि जो लिटरेचर से जिसने ग्रेजुएशन किया होगा वो लिटरेचर के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा, और जो लैंग्वेज से किया होगा वो लैंग्वेज के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अब मैटर ये करता है कि लिटरेचर से अगर सीट नहीं आई है और लैंग्वेज से सीट आई है तो ये लैंग्वेज वाली लिटरेचर में कन्वर्ट की जा सकती है, मगर लिटरेचर वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगी, इसका बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये रही आपकी बेहतरीन सी बात, और इसको समझते हुए आप अपनी तैयारी पर लग जाएं। और रही बात, मेरा नया बैच बेहतर तरीके से 15 तारीख से ही शुरू हो रहा है और 15 तारीख से हमारा नया बैच है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से मैं अरुण पाठक आपके बीच में। आज एलटी, टीजीटी, एसएसटी टीचर बनने के लिए क्या अनिवार्य चीजें होनी चाहिए उसको बताने आया हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसएसटी का टीचर बनने के लिए आपके 4 विषयों में से 2 का कॉम्बिनेशन होना ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में से किन्हीं 2 विषयों से कॉम्बिनेशन अवश्य होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों विषय बीए के फाइनल ईयर में होने चाहिए, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जरूरी है। टीजीटी यूपी टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे सेकेंड ईयर तक ही क्यों हो, मान्य है। जबकि एलटी ऐसा नहीं कहता, एलटी सीधे कहता है कि आपका फाइनल ईयर में 2 विषय कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। माने इन 4 में से, जैसे आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अगर ग्रेजुएशन में है, बीए में है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ बीएड की अनिवार्यता भी है। माने इन 2 विषयों में से 4 में से 2 विषय आपके बीए में होने अनिवार्य हैं, तो आप उन्हीं विषयों से फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से आप कोई भी 2 विषय, हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी अथवा इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी विषय आप 2 चुन सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इनमें से निश्चित ही एक विषय कंफर्म आपका ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जरूर रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। जो 2 विषय होंगे तो उसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय फाइनल ईयर में अवश्य रहे। ऐसा नहीं कि दोनों सेकेंड ईयर तक ही रहे और आप फॉर्म भरने लगिए, ऐसा नहीं है। तो बीएड भी रहना चाहिए, और इन 4 विषयों में से किसी 2 के साथ आपका ग्रेजुएशन हो, जिसमें एक फाइनल ईयर में जरूर रहे, तो आप इन कॉम्बिनेशन के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। और लगभग ऐसी ही योग्यता आपके लिए एलिजिबिलिटी कहां पर है, यूपी टीजीटी में भी ऐसा ही लगभग है। तो इसमें कोई विवाद नहीं है। इसमें मैं आपको है ना, एलटी टीजीटी में आपको हिस्ट्री पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी है, और पहले ही प्रयास में आपको सफलता दिलाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए मेरे साथ जुड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से मैं अरुण पाठक आपके बीच में। आज जो एलटी टीजीटी में 8 विषय का अर्हता विवाद के बिंदु रहे हैं, आज उस पर चर्चा करने आया हूं, और जिसकी सूचना प्राप्त हो रही है लोक सेवा आयोग द्वारा
कि वह विवाद निपटा लिया गया। तो आइए उस विवाद के बिंदु को स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। ध्यान रखिएगा, विवाद यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा एलटी की अर्हता के अलग बिंदु हैं और माने टीजीटी के अर्हता के अलग बिंदु हैं, जबकि लोक सेवा आयोग जो जीआईसी एलटी टीजीटी की वैकेंसी निकालता है उसकी अर्हता अलग है। तो आइए हम आपको बताते हैं दोनों बिंदुओं पर क्या डिफरेंस है। देखिए, जो यूपी टीजीटी आर्ट की अर्हता है, आर्ट के लिए अर्हता, इसमें 6 बिंदु हैं। जो मुख्य बिंदु है मैं उनकी बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बिना बीएड आप फॉर्म भर सकते हैं आर्ट का। दूसरी चीज, कला माने बीएफए के बिना भी कला अध्यापक बन सकते हैं। अभी तक की जो बात चली आ रही है यही है, अर्थात आप टेक्निकल या ड्राइंग आर्ट से माने आप इंटर किए हो, टेक्निकल या ड्राइंग आर्ट से आप इंटर किए हो, तो माने टेक्निकल जो मेल हैं अगर वो उससे इंटर पास हैं और बीए किसी भी विषय से पास है, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, है ना, वो फॉर्म भर सकते हैं, है ना। उनके लिए बीएफए अनिवार्य नहीं, माने फाइन आर्ट से बीए की जरूरत नहीं है, है ना। किसी विषय से वो बीए हो वो फॉर्म भर सकते हैं। बस नियम ये है कि मेल है तो वो टेक्निकल आर्ट से इंटर हो और फीमेल है तो ड्राइंग डिजाइन से उनका आर्ट हो और वो किसी विषय में ग्रेजुएशन हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 6 बिंदु और है कि अगर आप टेक्निकल आर्ट नहीं है तो आप लाहौर की जो टेक्निकल जो आर्ट का डिप्लोमा उससे भर सकते हैं, जो कोलकाता के आर्ट डिप्लोमा उससे भर सकते हैं, जो लखनऊ का आर्ट डिप्लोमा है उससे भर सकते हैं। इसके कई 6 बिंदु हैं, उस पर समय अनुसार मैं बताऊंगा। अभी जो मुद्दा है कि बिना बीएड वाले और बिना बीएफए वाले कला के टीचर बन सकते हैं यूपी टीजीटी आर्ट में, है ना। यूपी टीजीटी आर्ट में जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अभी तक परीक्षा कराता रहा है, ये एक बिंदु है। अब आइए हम इसी बिंदु पर बात करते हैं एलटी टीजीटी आर्ट में। एलटी टीजीटी आर्ट की मैं बात करता हूं। इसमें क्या मामला है, इसमें जस्ट वही चीजें जुड़ गई हैं। इसमें अनिवार्य रूप से आर्ट का टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, अनिवार्य है बीएड इसमें चाहिए। अभी तक यही विवाद का विषय था, बीएड चाहिए प्लस बीएफए चाहिए, माने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होना चाहिए, है ना। यह अनिवार्य योग्यता है। यही चीज विवाद का विषय बनी हुई थी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में आर्ट का टीचर बनाया जाता है उसमें इसकी अनिवार्यता नहीं है, जबकि एलटी में इसकी अनिवार्यता है। इसी बिंदु पर कहा जा रहा है कि संभवतः यह सहमति बन गई है कि वहां शायद बीएड की अनिवार्यता हटाई जाए। फिलहाल इस बिंदु का स्पष्टीकरण तब आएगा जब पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग नोटिफिकेशन निकाल देगा। लेकिन रिपोर्ट यही मिल रही है कि इससे शायद माने इसकी अनिवार्यता से शायद उन्हें छूट मिल गई है, कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पर पूरी तरीके से कह पाना संभव नहीं है। तो अभी की जो स्थिति है, पिछला जो एलटी टीजीटी आर्ट के शिक्षक बने हैं जिसको लोक सेवा आयोग ने फाइनलाइज किया है, उसमें आपका बीएड भी होना चाहिए और बीएफए भी होना चाहिए, तभी आप आर्ट के टीचर बन पाएंगे। जबकि टीजीटी यूपीएलटी में इसकी अनिवार्यता नहीं है।